बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान की सियासत में ऑडियो लीक्स का तस्करा आम है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को धमकियां देने के लिए मुबैना वीडियोस का भी जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत में वो भी आ सकती हैं और मज़ीद कोई नई हलचल जो है वो पैदा हो सकती है। बहरहाल वो वीडियोस तो आए या ना आए, लेकिन इस वक्त ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, स्पेशली जैसे हमने देखा मरियम नवाज साहिबा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसको लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त गई एक वकील की तरफ से, और ये कहा गया कि मरियम नवाज साहिबा ने और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने तौहीन अदालत की है। जजेस पे ये बात हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के अहम रिमार्क्स इस पर सामने आए हैं। अव्वल तो वो जो पिटीशन थी, जो दरख्वास्त थी, उसको खारिज कर दिया और नाकाबिल समात करार दे दिया। और जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने ये कहा है कि रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होती, चाहे वो फिर चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, रिटायर होने वाला शख्स। और ये भी कहा कि साबिक चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, जजेस जो हैं वो बड़ी ऊंची पोजीशन पर होते हैं और इसलिए उनको तनकीद को वेलकम करना चाहिए। ये जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आए हैं जिन्होंने इन पिटीशंस को खारिज किया। फिर साथ ही साथ दूसरा जो मामला है मरियम नवाज साहिबा के जो ऑडियो क्लिप का मामला है, जो वो मान चुकी हैं कि उन्हीं की आवाज़ है, जिसमें 4 चैनल्स को इंक्लूडिंग 92 न्यूज़ उन्होंने इश्तिहारात रोके थे और ये भी एतराफ़ किया कि उस वक्त वो मीडिया सेल चला रही थी। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी इस पर यह बयान दिया है और सवाल किया है कि आखिर किस हैसियत में ये इश्तिहारात रोके गए और किस हैसियत में ये मीडिया सेल की तरफ से इस किस्म के डिसीजंस लिए गए और इंतकामी कार्रवाइयाँ जो हैं वो चैनल्स के साथ की गई। और वजारत इत्तलात ने इस पर तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी है जो इस सारे मामले को देखेगी। इस पे भी बात करेंगे। और उससे अहम मामला अगले इंतखाबात का है, जो कि सभी जमातें चाहती हैं कि साफ और शफाफ हों, ट्रांसपेरेंट हों, लेकिन अब उसका तरीक़ाकार के हवाले से ज़ाहिर है इख्तलाफात हैं। लेकिन कानून साजी के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इदारा जिसने ये इंतखाबात कराने हैं और जिसके कुछ अरसे पहले तक एतराज़ात 37 के करीब सामने आ भी चुके थे, अब उन्होंने बाकायदा पार्लिमानी उमूर की वजारत को ख़त लिखा है और कहा है कि उन्हें 8 लाख के करीब EVM मशीनें खरीदनी हैं, लिहाजा फंड्स फराहम किए जाएं। टाइम थोड़ा रह गया है अगले इंतखाबात को और उससे पहले उन्होंने ये तैयारी मुकम्मल करनी है। सो हुकूमत के पास क्या वाकई फ़ंड्स हैं 100 से 150 अरब रुपए, जिसका हम जिक्र सुन रहे हैं आजकल कि इस तमाम मामले में दरकार होंगे। और डस्का इलेक्शन पे जो फाइंडिंग्स आई थी, जो रिपोर्ट आई थी, उस पर भी एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा ख़त लिखा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और ये डिमांड की है कि उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, लिहाजा कार्रवाई की जाए जो लोग भी डस्का इलेक्शन की चोरी में मुर्तकब हुए हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ सेनेटर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर आइनी और कानूनी माहिर। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आपका। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कायरा साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और डॉक्टर तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। पहले तो सेनेटर अली ज़फ़र साहब, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है दरख्वास्त ये कहकर के जजेस को तनकीद को वेलकम करना चाहिए और जो भी शख्स रिटायर हो जाए, चाहे वो फिर चीफ जस्टिस के ओहदे पर ही क्यों ना रहा हो, उनकी तौहीन नहीं होती। सो एक तो इस पे ज़रा फरमा दीजिएगा और साथ ही साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की गई, क्या वाकई वो ज़ुमरे में आती थी जिस तरीके से वकील दरख्वास्त गुजार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की? देखें, जो अतहर मिनल्ला साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लीगल सर्कल्स में जो उनके फैसले हैं वो उनको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, क्योंकि वो बड़ा गहरी नज़र रखते हैं कानून पे और बड़े अच्छे अल्फाज में अपने जजमेंट्स देते हैं। मैंने इस जजमेंट जो उन्होंने ऑर्डर फरमाया, इस कंटेम्प्ट को जो डिसमिस किया, उसको देखा है, उसका जायज़ा लिया और उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उस फैसले में। उन्होंने ये कहा कि एक जो कंटेम्प्ट का कानून है, वो कंटेम्प्ट का कानून लागू होता है सिटिंग जजेस के ऊपर। अगर एक जज जब नहीं रहता जज और वो हट जाता है जजशिप से,
तो फिर अगर उनके खिलाफ कोई बात की जाए तो वो बात कंटेम्प्ट के दायरे में नहीं आती, वो जरूर डेफेमेशन के दायरे में आ सकती है। और अगर जिन जज साहब के खिलाफ बात की गई हो, अगर वो चाहें ठीक है अपना नाम को साफ करना या रेपुटेशन जो डैमेज हुआ उसका हर्जाना लेना, तो वो या अपॉलॉजी चाहते हैं किसी से, तो फिर वो उसका उनके पास कानूनी रास्ता है कि वो केस फाइल कर दे। तो यहाँ तक तो बिल्कुल दुरुस्त जजमेंट है और मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐन कानून के मुताबिक। लेकिन एक मजीद इसमें मामला जरूर है जिसका मैं जिक्र करता चलूं, वो ये है कि जब ये ऑडियो टेप आया जिसमें एक तरह से जुडिशरी को की रेपुटेशन या वकार के ऊपर एक सवालिया निशान उठाया गया, तो ये मामला फिर किसी हुकूमत या किसी पॉलिटिकल पार्टी का था, ये एक जुडिशरी का मामला आ जाता है और लोग इस पे डिबेट किए जा रहे हैं। कुछ कहते हैं ये फेक है, जो मैं भी समझता हूं कि फेक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं ये ऑडियो जो है वो जेन्युइन है। ठीक है। तो ये जो डिबेट है इसको फाइनली इख्तिताम तक पहुंचाने के लिए, उसकी कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए सबसे बेहतर अदारा जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करा के एक हतमी फैसला देने के लिए वो अदालत ही है। क्योंकि अदालत के ऊपर एक सवाल उठाया गया है और अदालत हम सब की है, तो हम सब चाहेंगे कि कोई ना कोई फैसला अदालत से आए किसी ना किसी फोरम पे, ताकि ये मामला भी एक डिबेट से बाहर निकल के कंक्लूजन तक पहुंच जाए। अच्छा, ये खत्म हो, ठीक है। अब ये जो आपने कहा कि आपको भी लगता है कि वो ऑडियो फेक है, अजहर सिद्दीक वो एडवोकेट हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि जी उन्होंने भी कोई फोरेंसिक करवाई है और ये ऑडियो फेक बताई गई है। बहरहाल ऑब्वियसली मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, बट कायरा साहब जैसे सेनेटर अली जफर साहब ने बात की कि आप फैसलों पर, अदालती फैसलों पर, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जी उन पर तनकीद की जा सकती है, बहुत सारे अदालती फैसले हैं जिन पर तनकीद होती भी है, लेकिन इदारे पर या जजेस पर, स्पेशली सर्विंग जजेस पर नहीं होती। यहाँ इस केस में एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस का मामला है, तो आज उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज अतहर मिनल्ला साहब ने बता दिया कि वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में वो बात नहीं आती एक रिटायर्ड आदमी पर। लेकिन इसका इख्तिताम कैसे मुमकिन हो सकता है? जो इदारों को लेकर बातें होना शुरू हो गई हैं इस मामले को, क्या हुकूमत को कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद ले लेना चाहिए सो मोटो नोटिस, या जो ये लेकर आ रहे हैं या जिनको फायदा पहुंच रहा है PMLN वाले, वो क्यों नहीं सबमिट कराते हैं अदालतों के अंदर इन्हें? नादिया, सवाल ये जो फैसला आया है, ये तो एक अदालत के अंदर केस फाइल हुआ, एक बंदे ने एप्लीकेशन दी कि कंटेम्प्ट की जाए जी, उस पर अदालत ने फैसला दे दिया कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का तरीकाकार क्या है और कंटेम्प्ट किसकी होती है और किसकी नहीं होती। यहाँ इशू कंटेम्प्ट का तो है ही नहीं। इस वक्त जो डिबेट हो रही है वो इशू कंटेम्प्ट का नहीं है। इशू ये है कि एक आला अदलिया के आला तरीन ओहदे पे बैठी शख्सियत, पाकिस्तान के बड़े ओहदे यानी वज़ीर आज़म के ओहदे पे बैठे एक शख्स के खिलाफ और एक जमात के सरबराह और उनकी बेटी के खिलाफ कोई अपने प्रेशर को, अपने ऑफिस को इस्तेमाल करके ये कह रहे हैं कि हमने उनको बरी नहीं होने देना या उनको सजा देनी है जो व्हाट्सएवर। ये बड़ा सीरियस इशू है, ये मदाखलत का इशू है कि वो सियासत में मदाखलत कर रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट्स किसी को स्नैच कर रहे हैं। अलेजली इल्जाम ये है और उस इल्जाम की तहकीकात होनी चाहिए। ये अलग बात के जज साहब ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत सारे हमारे हुकूमती तर्जुमान भी ये कह रहे हैं कि उसमें वो फेक जो कह रहे हैं उसको, ठीक है, वो कट पेस्ट लगा हुआ है सारा कुछ, लेकिन उस पर भी बहुत सारे सवाल हैं कट पेस्ट पे। अच्छा चले जी, बहुत सारी तकरीरों से चीजें उठा ली गई, लेकिन एक जुमला ऐसा भी है जो किसी तकरीर का अगर हिस्सा है तो हमें नहीं है, और वो है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान को जितवाने के लिए मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देना या उनको जेल में रखना जरूरी है। ये कौन सी तकरीर का हिस्सा हो सकता है? अगर ये दुरुस्त है, अगर सिर्फ कट पेस्ट ही है, अगर उनकी आवाज को नकाली करके नहीं किया गया, तो ये मामला बहरहाल बड़ा सीरियस है। ये कंटेम्प्ट नहीं है, बहुत बड़ा है। ये अदलिया के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है, और अदलिया का माजी तो बहुत साफ सुथरा नहीं है, बहुत साफ सुथरा नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिन्होंने अदलिया को खुद ही, आपकी नजर में अदलिया को खुद ही इस मामले पे इनिशिएट करना चाहिए या इसको प्रोब होना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए? मैं
जी मेरा सवाल ये है कि जी कायरा साहब शफाफ नहीं है सियासी फैसलों, लिहाजा अदलिया को चाहिए कि अब माजी की उस जो गर्द है उसको भी साफ करने के लिए, और इस केस में अगर वो इसको इन्वेस्टिगेट कराते हैं और करा के अगर इल्जाम झूठा है तो जिसने लगाया है उसके तह तक जाएं और उसको बिल्कुल सजा दें, और अगर ये सच्चा है तो फिर भी इसको ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। अदलिया के अपना वकार है और ये याद रखिए सही है, अगर झूठा इल्जाम भी लगा है तो भी बिल्कुल सजा होनी चाहिए, जिसने इल्जाम लगाया और सच है तो वो भी सामने आना चाहिए। मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, ये कायरा साहब की बात दुरुस्त है कि कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बात जो कायरा साहब कह रहे हैं ये दुरुस्त है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अभी मरियम साहिबा या आप लोग जितने पीएमएलएन की जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देखते हैं तो आप लोग कहते हैं कि अदालत का फर्ज बनता है कि ये अदालत पर धब्बा है, वो खुद को जस्टिस साकिब निसार से डिसोन उनको करते हुए, अलहदा करते हुए अपने आप को वो कार्रवाई करें, वो नोटिस लें। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अदालतें नोटिस नहीं लेती या हुकूमत भी, क्योंकि हम हुकूमत से भी पूछते हैं कि भाई इतना मामला है, आप लोग आके में बात करते हैं तो आप लोग कोर्ट में लेकर चले जाएं, अगर वो भी नहीं जाते फर्ज करें, सो पीएमएलएन तो इस बात पे, कायरा साहब पीपल्स पार्टी से हैं, अली जफर साहब पीटीआई से हैं, आप तो खुद पीएमएलएन से हैं, आप तो कहते हैं कि हमारे डायरेक्टली जो लीडरान हैं उनको इसमें इन्वॉल्व किया गया है, उनको निकाला गया है, ये पूरी साजिश रची गई है, तो आप लोग क्यों ये एविडेंसेस को और इन टेप्स को, और आपके कैप्टन सफदर तो वीडियो टेप्स आने की बातें भी कर रहे हैं, तो इनको लेके कोर्ट में क्यों नहीं जाते, कोर्ट में क्यों सबमिट नहीं कर रहे आप इन्हें? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, दो तीन चीजें जो आज आपके प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई है और जो इससे पहले भी पिछले दिनों में जी इस मौजू पे गुफ्तगू होती रही है, उन पे मैं बात करूंगा और आपके सवाल के भी मैं जवाब दूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ऑडियो लीक हुई है चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं की, ये बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से ये लीक हुई है, और उसके बाद जो साथ उसकी रिपोर्ट आई है उसमें ये भी कहा गया है कि इसका फोरेंसिक ऑडिट हो चुका है और ये बिल्कुल हकीकत में मबनी है। अब बात ये है जो आपने प्रोग्राम में शुरू में बात की सेनेटर अली जफर साहब से, देखिए हमने अभी जो मरियम बीबी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें एक बात का उन्होंने उस पर इसरार किया है और उसे क्लियर किया है कि किसी एक फर्द का मिसकॉन्डक्ट, चाहे वो अदलिया में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो जज हो जी, अगर किसी शख्स का मिसकंडक्ट साबित हो जाए, अभी तो ये बात जो है ये हो रही है ना कि जनाब असली है ये नकली है, बिलफर्ज कल ये साबित हो जाता है कि ये असली वीडियो है, तो किसी एक शख्स का मिसकंडक्ट उस शख्स का गिना जाना चाहिए, ना कि ये कि जब उसे पता लगे किसी भी फर्द को कि मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने ज्यादती की है, मैंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया है, तो वो शख्स जो है वो इदारे के पीछे छुपे। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी भी मनसब पे फायज हो, आईनी तौर पे आपके पास कोई इख्तियारात होते हैं, रियासत के एक बड़े सतून के आप नुमाइंदे नहीं बल्कि चीफ होते हैं, और आप अपने उन आईनी इख्तियारात से तजावुज करें और अपना जो आपका मनसब है उस मनसब की जो फराइज मनसबी है वो अदा न कर सकें, एक्सीड करें, रेड लाइंस को अबूर करें, और जब आप एक्सपोज हो तो आप कहें जी अदलिया की तौहीन हो गई है। देखें, आप जिस मनसब इदारे को अलग रखें, अफराद को अलग इदारे को आप जो है जिस मनसब पे फाइज हैं, ये पाकिस्तान में जो अदल का पूरा निजाम है वो इस स्टूल के ऊपर खड़ा हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर उसके ऊपर कोई सवालिया निशान उठा है तो उसका हिसाब जरूर होना चाहिए, उसकी जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए, और हम भी ये अपील करते हैं कि जिस तरह, मैं बस ये मुकम्मल कर रहा हूँ, जिस तरह राना शमीम साहब जो चीफ जस्टिस थे गिलगित बल्तिस्तान के, उनका एक बयान सामने आया, एक अपना बयान एलसी सामने आया, तो हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने सो मोटो लिया। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े काजी हैं उनकी जात पे एक सवाल आया है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो इसका फोरेंसिक ऑडिट। चलिए, ये तो आप लोगों का मुतालबा है कि इस पे भी सो मोटो नोटिस हो जाए, लेकिन मेरा सवाल है कि आप तो कन्विंस्ड है ना कि वो असली है टेप, वो कट पेस्ट नहीं है जैसे मीडिया दिखा रहा है, वो जुमले जोड़े नहीं गए हैं, तो आप तो एविडेंस के तौर पे जमा करा दें अदालत में। देखिए जी, हमने तो वो सारी बातें मीडिया में देखी है, आपने भी देखी है, तो उसका फोरेंसिक ऑडिट हो चुका है, अपील हमने भी की है, सुप्रीम कोर्ट को उसका नोटिस लेना चाहिए। लेकिन अब पीएमएलएन का इसमें क्या किरदार है, जो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था
क्योंकि ये टेक्निकल मैटर है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल मैटर कि इस पे मैं भी अपनी रायज़नी करूं और हर PMLN का तर्जुमान अपनी रायज़नी करे। इस पे हमारी जो लीगल टीम है वो देख रही है कि किस वक्त इनको इस मैटर को हम अपनी जो अपीलें हैं, जो बरीयत की, बेगुनाही की, मियां नवाज शरीफ साहब की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, उसमें हम हिस्सा बनाएंगे। आपने देखा होगा कि इस वक्त जो केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मरियम नवाज शरीफ साहिबा का चल रहा है, उसमें जो पटिशन जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने दायर की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो उन्होंने अपनी उस अपील का हिस्सा बनाया है। जो उनके इरशादात है, अभी तक वो ट्रायल नहीं हुआ, वो भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आप कह रहे हैं लीगल टीम विल डिसाइड कि ये चीजें जो हैं वो किस टाइम पे स्ट्राइक करनी है, किस टाइम पे कोर्ट में लेकर जानी है। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सेनेटर अली ज़फ़र साहब, एक सवाल आपसे कि अब ये बहुत ज़्यादा बात होने लगी है, जैसे अभी डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी कह रहे थे, मरियम नवाज़ की, शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी किया गया कि इदारे जो हैं वो अपने ऐसे अफराद का नोटिस लें। अगर इस केस में देखें, चलें यहाँ तो अदलिया की बात हुई, साकिब निसार साहब रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनका तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वाजे कर दिया रिटायर्ड शख्स के हवाले से कि किस पे तौहीन लगती है, किस पे नहीं लगती। कानून क्या कहता है इस पे? देखें, कानून तो हमारे आइन में दर्ज है। उस कानून को कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आज़ादी राय। और मैं तो उसमें फर्म बिलीवर हूँ। आपका तो अपना प्रोफेशन है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे यकीन रखता है, और इसीलिए आप इस प्रोफेशन में, मुझे यकीन है, आई होंगी ताकि आप जो हकायक हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें और उनको उस पर डिबेट करा सकें। लेकिन आइन साथ साथ ये भी कहता है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिमिट्स हैं। ये भी नहीं हो सकता कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मद में आप नेशनल सिक्योरिटी को या किसी ऐसे अदारे को जो कि जिस तरह जुडिशरी है उसको जानबूझ के नुकसान पहुंचाएं। खुद मैं जब जजमेंट्स आती हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स की, तो मैं बहुत सारी जजमेंट्स पे तनकीद करता हूं, और ये हक है हर एक का। आप कह सकते हैं कि जजमेंट दुरुस्त है या ये गलत है या इसको इस तरह होना चाहिए था, और उस क्रिटिसिज्म से कई बार फिर बाद में जाके वो जजमेंट्स तब्दील भी हो जाती हैं जब रियलाइज करती है जुडिशरी के ये गलत फैसला है। लेकिन ये नहीं ना हमें बर्दाश्त करना चाहिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मद में कि आप डायरेक्टली फेक न्यूज़ या गलत इंटेंशंस या मकसद के लिए आप जुडिशरी को मिलाइन करें या उसकी रेपुटेशन को ख़राब करें या उसको डिफेम करें। क्योंकि उसमें ये होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, जो हमारी इंस्टीट्यूशन है वो सब मेरी और आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, अगर आप उसको बदनीयती से डिफेम करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर हम सब का फर्ज है कि उन इंस्टीट्यूशंस को डिफेंड करें, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुद तो डिफेंड कर नहीं सकती। उनको पब्लिक ही कर सकती है, पब्लिक में उनकी रेपुटेशन होती है। जज ने बाहर आके तो किसी के साथ डिबेट नहीं करनी कि आप गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, वो तो अपनी जजमेंट से बोलते हैं। लेकिन पब्लिक का सवाल है और सिविल सोसाइटी का ये एक ऑब्जेक्टिव है या उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको डिफेंड करें। लेकिन कई मामले ऐसे आ जाते हैं जहां आप कहते हैं कि इतना डिबेट हो गई है, जैसा ये फेक ऑडियो की बात है, उसको अगर हुकूमत आज जाके उस पर फोरेंसिक करना शुरू कर देगी तो वो भी मुंताजा रहेगा, वो भी कंट्रोवर्शियल रहेगा, कुछ लोग मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे। तो इस किस्म की जब मामला हो जाए तो फिर दूसरी पार्टी जो है वो तस्लीम नहीं करती है उस चीज को। जी, तो इस किस्म की अगर बात खुद ही करना पड़ता है। ठीक है, ये कायरा साहब भी यही बात कर रहे थे। जी फरमाइए। जी, तो ये ठीक है। अच्छा, मुझे कायरा साहब इसी पे जरा कि आर्टिकल 19 का जिक्र किया अली ज़फ़र साहब ने, बिल्कुल सही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपका आइन जो है वो ये हर शख्स को फराहम करता है आज़ादी इजहार राय, लेकिन साथ सेम आर्टिकल 19 जो है वो इदारों पर, अदलिया पर, उस पे फौज पर बात करने से आपको रोकता भी है, वहाँ ममानियत भी आ जाती है। अब इस केस में रिटायर्ड जज
या जो भी मामला है। सो यहाँ पर ये जैसे रिजफर साहब कह रहे हैं कि बहुत सारे मामलात ऐसे भी आ जाते हैं कि वहाँ पे फिर आपको इदारों को डिफेंड भी करना पड़ता है। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई हम तो आते नहीं, अपने डिफेंस में बयानात नहीं देते, और यही हाल जो है वो हमारे जर्नैलों का है कि वो तो नहीं आ सकते टीवी पे और हर दूसरे रोज अपने पर लगाए गए इल्जामात के जवाबात दें। यकीनन आइन की रूह यही है, हमें अपनी फौज को, हमें अपनी अदलिया को पॉलिटिसाइज इस तरह नहीं करना, उनके ऊपर तनकीद इस तरह नहीं करनी। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि उन इदारों ने अपने आप को अपने दायरों के अंदर रखना है। अगर हमारे इदारे अपने दायरे से बाहर निकल जाएंगे तो फिर वो जो उसको आईनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है वो उससे बाहर निकल जाता है, फिर उसके ऊपर वो लागू नहीं रहेगा, क्योंकि जो आर्टिकल, जो चीज, जो किताब, जो कानून उसको वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है वो उसको वायलेट कर रहा है। सो ये बात हमें याद रखनी चाहिए जी, बड़ी जरूरी है। दूसरा, अदलिया के अंदर ठीक जज साहिबान के फैसलों को आप अगर करते हैं तो उनके फैसले के ऊपर तनकीद नहीं हो सकती, फैसले के नुक्तों को आप वजाहत कर सकते हैं, लेकिन उस पर किसी की बदयांती यानी उनके प्रोफेशनल कंडक्ट को आप नहीं छेड़ सकते। लेकिन अगर कोई जज साहब वाज़ेह तौर पे, अगर साकिब निसार साहब की सूरत वाला केस दुरुस्त है, अगर ऐसा है, अगर मलक कयूम साहब वाला केस हो, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या एक जज के उस मिसकंडक्ट को जो उसने बड़ा वाज़ेह तौर पे सबूत के साथ सामने आ जाता है कि किया है, तो क्या उसके ऊपर तनकीद, अदलिया के ऊपर तनकीद गिनी जाएगी? हरगिज नहीं। ऐसे किसी जज को माफ नहीं करना चाहिए, भले वो सिटिंग हो या वो रिटायर्ड हो। और इसी तरह बाकी इदारों के लिए भी है। पार्लिमान तो वो कमजोर इदारा है जिसके वजीर आजम से लेके पार्लिमान को इदारे भी बैठ के, अदालतें भी बैठ के जो दिल में आता है कहती हैं, जो दिल में आता है, मतलब वो बातें जो अदलिया को नहीं कहनी चाहिए। जज साहबान को हक नहीं है कि वो पार्लिमान के ऊपर इस तरह की तनकीद करे, वो भी कर रहे होते, उनको कोई हक नहीं है। इसी तरह फौज को यह हक नहीं है, वो उठा के पार्लियामेंट को परे फेंकती है और आके हुकूमत संभाल लेती है। भाई पब्लिक ओपिनियन मौजूद है, मीडिया मौजूद है, बाकी लोग मौजूद है, आप अपनी राय अपने फैसलों से दें, आप अपनी राय अपने मुख्तलिफ फोरम्स पे दें। और अगर हुकूमत कोई अच्छा काम नहीं कर रही तो उसके बारे में और तरीके हैं, लेकिन पार्लियामान के अंदर तो बैठे हुए हर शख्स की आप पगड़ियां उछाल रहे होते हैं। ना मीडिया उन्हें माफ करता है, ना अदालतें उन्हें माफ करती है, ना दीगर इदारे उनको माफ करते हैं। तो सबसे आसान हदफ तो सियासतदान है और पार्लियामान है, और जो बेतौकीर हो चुकी है। ये बात दुरुस्त है कि हमें आईनी दायरे के अंदर रहना है, आइन के अंदर दी गई प्रोटेक्शंस के साथ रहना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने डंडे के, ताकत के या कानून के खौफ के तहत इज्जत नहीं करानी। इज्जत अगर करानी है तो आपने अपने कंडक्ट से करानी है, आपने अपने फैसलों से करानी है, आपने अपने रवैयों से करानी है, वो हतमी इज्जत होगी। बिल्कुल मुझे अपनी फौज पे प्यार है, मुझे अपनी फौज पे फख्र है, मुझे अपने उनके किए गए फैसलों पे, फर्ज करें 65 की जंग है, मुझको तनकीदी जायजा ले ले, 70 की जंग है, ये कर ले, इसकी एक हद है, लेकिन अपनी फौज को डिफेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर उनका कोई फर्द सबूत के साथ सामने आ जाता है कि उसने ऐसा किया है, तो फिर उसके लिए कोई माफी, उसके लिए कोई आईनी प्रोटेक्शन नहीं है। और ये सिटिंग सर्विंग जो जजेस हैं, इनको भी इससे प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। ये मेरी राय है, हो सकता है गलत। लेकिन ये बिल्कुल सही है। लेकिन आपने बड़ी अहम जो बात की ना, इसमें वो सबूत की बात की कि फिर अगर ऐसे एविडेंसेस हैं या कहीं से किसी भी शख्स की तरफ से क्लेम भी किया जाता है, तो वो फिर शवाहिद लेकर आए, एविडेंसेस पे बात करे। इस तरीके से मीडिया पर आ जाना, जब दिल चाहे इल्जामात लगा देना, वो भी काफी नहीं है, वो भी फिर डेफेमेशन के जुम्मे में। जी, अगर अदलिया डेफर्मेशन का तो इश्यू नहीं है ना, डेफर्मेशन छोड़िए, वो तो इंडिविजुअल के काम है ना अपने डेफर्मेशन को क्लेम कर ले। सवाल ये है कि अगर सिटिंग अदलिया के जज खुद बोल रहे हैं, अगर मलक कयूम साहब वाले केस के अंदर खुद बोल रहे हैं, अगर नसीम हसन शाह साहब खुद अपने इंटरव्यूज में कह रहे हैं, अगर इस तरह के और बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो ये बात दुरुस्त है कि अगर ऐसा कोई इशू आ गया है तो उसको बजाय इसके ऊपर हम गुस्सा उतारें, उसके ऊपर नाराजगी करें, तो हमें अपने माजी को सामने रखते हुए उसको डीपली प्रोब करना चाहिए।
यही बात बड़ी खूबसूरत रंग में अली जफर साहब ने कही, बहुत आला बात है। अच्छा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, जैसे आपने जिक्र किया मलिक कयूम वाला। अब मलिक कयूम जो हैं वो बहुत आए होंगे, बहुत गए होंगे, तारीख भरी हुई है, लेकिन ये भी बड़ी गलत बात हो जाती है कि हम सिर्फ वो मलिक कयूम को तो, इंस्ट्रक्शंस लेने वाले को तो याद रखते हैं, इंस्ट्रक्शंस देने वाले की कोई बात नहीं करता कि वहां से जो है जो चीजें सारे जो है वो कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, डिक्टेट कर रहे होते हैं, वहां की बात नहीं होती। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि अब ये जो मामला है, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, आप लोगों की जी मुकम्मल कर लें गायर साहब। मैं कह रहा हूं कि जिस अदालत ने मलिक कयूम को रिटायर होने का कह दिया था, रिटायरमेंट वैसे कुछ सजा नहीं है, उनको रिटायर किया था, उनको कह लेते, वो वही फैसला कर देते कि अगर दूसरे का कसूर है तो उनको भी सजा दे लेते। ये तो फैसले करने हैं ना, अदालतें अपने फैसलों से अपने वकार बनाएंगी, अपने ऊपर उठने वाली गर्द को साफ करेंगी, और ये बड़ा अच्छा मौका है। इस मौके में वो एफिडेविट आया है, ये ऑडियो आई है, अच्छा मौका है, बहुत सारे वीडियोस ऑडियो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जाहिर एफिडेविट भी आया, शौकत अजीज सिद्दीकी की भी बात हमने की, ये राना शमीम के एफिडेविट की भी बात हमने की, और अभी ये साकिब निसार वाले ऑडियो लीक के मामले की भी बात कर रहे हैं। आप सभी कहते हैं कि भाई अदालतें जो है वो फिर इसका नोटिस ले लें, इस पर इसको प्रोब कर लें, इन्वेस्टिगेट कर लें कि क्या असल मामला है, अपने इदारे को जो है उसकी खातिर, उसकी इज्जत और वकार की खातिर। अब मुझे डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जब ये ऑडियो की भी बात करते हैं, ठीक है, कहा जाता है टीवी पे चला भी कि कहां कहां कौन सी तकरीर से जुमले उठाए गए। कायरा साहब ने एक जुमले का जिक्र किया कि जी खान साहब को लाने की बात हुई और इनको इलेक्शन से पहले छोड़ना नहीं है, ये भी बात उस जुमले में की। कायरा साहब कहते हैं कि ये जुमला कहीं उस पर नहीं है, ये किसी तकरीर के अंदर उन्होंने नहीं कहा, या जो भी है। तो मुझे बताइए कि ये आप कहते हैं कि बेनिफिशरी इसकी रही पीटीआई, उनको लाना था, खान साहब को लाना था, इसलिए ये सब कुछ किया गया। अब इससे होगा क्या, इसका हल किस तरीके से निकलेगा? एक तो हम कह रहे हैं कि इदारे प्रोब करते रहें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन आने वाले इंतखाबात के लिए जो आप लोगों की डिमांड है, जो कायरा साहब की डिमांड है, जो खुद पीटीआई की डिमांड है कि जी इंतखाबात जो है हमें शफाफ चाहिए, तो आप ईवीएम से तो उस दिन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन डे की रिगिंग रोकने की बात कर रहे हैं, प्री पोल रिगिंग कैसे रोकेंगे? देखिए, जो सारी बात हो रही है आजकल इस मौजू के हवाले से, और जो मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के खात्मे से लेके और उसके बाद पूरा ट्रायल उनका जिस तरीके से हुआ, मैं समझता हूँ कि ये भी प्री पोल रिगिंग है। मियां नवाज शरीफ साहब का नाम पनामा में शामिल नहीं था, पनामा लीक्स आती हैं, 450 से ज्यादा अफराद का नाम उसमें आता है, या तो उन सबका ट्रायल होता, कोई बरी होते, कोई अंदर होते, किसी का ट्रायल नहीं हुआ सिवाय नवाज शरीफ के जिसका नाम पनामा लीक्स में नहीं था। बच्चों के हवाले से कहा गया कि उनकी ओनरशिप है फ्लैट्स, और आपने घर भेज दिया एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को, और इस इल्जाम पे कि आपने घर भेजा कि जनाब उसके पासपोर्ट पे दुबई का वीजा लगा हुआ है, जैसे अकामा कहते हैं। ये प्री पोल रिगिंग नहीं है क्या? ये मैसेज देना नहीं है कि नवाज शरीफ को हम दोबारा नहीं आने देंगे अगले इलेक्शन में, या मुस्लिम लीग नून को अगले इलेक्शन में हम नहीं आने देंगे? बिल्कुल है। आज ईवीएम के हवाले से जो आपने सवाल किया, मुख्तसर बात मैं करता हूँ कि पाकिस्तान बाहैसियत एक आज़ाद मुमलिकत के, बाहैसियत एक रियासत के, किसी एक सियासी जमात की जागीर नहीं है कि वो ये चाहे और या वो ये समझे इस तरह मैं इलेक्शन कराना चाहती हूँ वही बेहतरीन तरीका है और वही एक आज़ाद और साफ और शफाफ इलेक्शन का तरीका है जिस तरह मैं चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। आपने अपोजिशन की तमाम जमातों को पसे पुश डाल दिया, जितने सीनियर तज्जियाकार है, इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशन है ईवीएम के ऊपर, आपने सबको पसे पुश डाल दिया, और आपने बुलडोज के आपने पार्लियामेंट से वो बिल पास करा लिया, लेकिन आगे भी अदालतों का फोरम मौजूद है। मैं जाती तौर पर नहीं समझता कि अगला इलेक्शन जो है वो ईवीएम के तहत होगा। अगर होगा तो अपोजिशन ने आज से अगला इलेक्शन मुस्तरद कर दिया है। अच्छा। आप अगले इलेक्शन को भी मुतनाज़ा बनाने जा रहे हैं, और ये खुदा न खास्ता इस मुल्क के लिए, सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक होगा। आप आएंगे अदालती निज़ाम की जो एक दो बातें आपने की हैं, देखें, मुझे ये पता था कि 130 ममालिक की अदालती निज़ाम की रैंकिंग की गई है आलमी सतह के ऊपर, आलमी इदारे, उसमें पाकिस्तान का 126वां नंबर था। ठीक। मुझे कल एक दोस्त ने कहा कि जी वो 126वें से पाकिस्तान 130वें पे चला गया है, यानी अगर 130 ममालिक की अदालती निज़ाम की रैंकिंग हुई है तो पाकिस्तान 130वें नंबर पे, यानी सबसे नीचे चला गया है। क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है मेरे लिए बहैसियत एक पाकिस्तानी? क्या मुझे इंसाफ नहीं चाहिए बहुत सारे मामलात में बहैसियत पाकिस्तान के एक शहरी के? और अगर पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम के
जो मुल्क है, आज़ाद मुमलिकत है, वहाँ पे अगर लोगों को ये एहसास हो कि यार पूरी दुनिया के अदालती निज़ाम में सबसे कम इंसाफ की उम्मीद जो है वो मुझे है बायसियत पाकिस्तान के एक शहरी होने के, क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? और इसको क्या दूर नहीं होना चाहिए? सही। अब ये है कि अब अगला का सवाल ये होगा कि ये कैसे दूर हो, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो अपना किरदार अदा करें। और ये जो सवालिया निशान जो ऑडियो है, वीडियो है, राना शमीम साहब का अपना वो बयान अल्फी है, अरशद मलिक साहब की जो है वो वीडियो है, एक ये जो अभी हमारे दौर में रिलीज हुई, एक वो जो कह रहे हैं 25 साल पहले थी और उसकी वजह से मुझे अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए मुझे ब्लैकमेल किया गया, ये सारे सवालिया निशान है, इनका जवाब आना चाहिए। सही। अच्छा, ये बड़ा, और मैं आपकी बात कर लूं, सही है, बजाय मैं आखिरी बात कर लूं सादिया, आखिरी बात देखें, कहीं पे भी अगर कोई गंद होगा ना, आप उसे कारपेट के नीचे करके ऊपर एक कीमती कारपेट डाल देंगे, वो गंद खत्म नहीं होगा। ये बात दुरुस्त है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, ये बातें आप जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है। अदालती इस्लाहात की बात हर कोई करता है, लेकिन एक अलमिया है कि जो भी जमात हुकूमत में आती है वो ये बातें भूल जाती है। अपोजिशन में बैठे हुए आप भी जिस तरह कह रहे हैं ये होना चाहिए, हुकूमती लोग भी कहेंगे होना चाहिए, सवाल ये आता है कि फिर करेगा कौन? हर कोई ये बात करता है, लेकिन वो चीजें होती नहीं है। अदालती निज़ाम पे आपने कहा लम्हा फिक्रिया है, बिल्कुल है, लेकिन दुरुस्तगी की और इस्लाह की बात हर कोई कहता है कि होनी चाहिए। Who is going to do it? Nobody has the answer. एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो ये ईवीएम के हवाले से मजीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बहुत सारे एतराज़ात आए थे हुकूमत की तरफ से, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल था, फिर ईवीएम के हवाले से भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात आए, लेकिन कानून साजी के बाद इलेक्शन कमीशन ने पार्लिमानी उमूर की वजारत को ये लिखा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहम किए जाएँ। 8 लाख के करीब ईवीएम जो हैं वो ख़रीदनी है। फिर कोसार ब्लॉक में उनको 2 फ्लोर्स दे दिए जाएं जो कि डेडिकेटेड हों ईवीएम के लिए, ओवरसीज़ वोटिंग के लिए, प्रिंटिंग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के लिए, सोफिस्टिकेटेड टैब जो कि नए सिस्टम के लिए चाहिए होंगे, इन तमाम चीज़ों के लिए। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ये बताइए कि ये चीज़ें वाकई मुमकिन हो पाएंगी? इलेक्शन कमीशन ने अपने ख़त में भी लिखा है कि वक्त बहुत कम रह गया उनके पास ये सब इंतज़ामात करने के लिए जो कानून साजी में आपने उठाए हैं। जी सादिया, सवालात तो बहुत सारे होते हैं, पूछने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सवाल बेस्ट वो होता है, सबसे बेहतर सवाल जिसका जवाब से कोई बेहतरी की तरफ जा सके। आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था, इस सवाल का भी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल पूछा था जिसमें आपने कहा कि ये इलेक्टरल रिफॉर्म्स जो हैं करना क्या चाहिए हमें प्री पोल रिगिंग को ख़त्म करने के लिए। उस सवाल के जवाब मैं थोड़ा देना चाहता हूं, फिर मैं दूसरे सवाल के जवाब भी देता हूं। इस सवाल का जवाब बड़ा मेरा ख्याल है क्लियर है। आपको पता है जब ये जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन हो रहा था तो 2 किस्म के कवानीन पेश करने थे। एक तो था ईवीएम और ओवरसीज के बारे में, और एक था जनरल इलेक्टरल रिफॉर्म के बारे में। फैसला ये किया गया कि वो जनरल इलेक्टरल रिफॉर्म वाले जो हैं, जो दूसरी प्री पोल रिगिंग्स को रोकने के लिए और बाकी चीजों के लिए, उसको फिलहाल ना पेश किया जाए जॉइंट पार्लियामेंट में, और उसको एक तरह से पार्लियामेंट में वापस डिबेट के लिए लेके आया जाए। तो मेरी ख्वाहिश होगी और मेरी उम्मीद भी ये होगी कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो जो इलेक्टरल रिफॉर्म वाला मेजर जो चंक है जिस पर होनी है, उस पे अपनी सजेशंस चाहे प्राइवेट मेंबर बिल्स के जरिए, चाहे सेनेट में, चाहे नेशनल असेंबली में, वो जरूर लेके आए, क्योंकि वहां जो भी खदशात हैं, प्री पोल रिगिंग हो, पोस्ट पोल रिगिंग हो, जिस किस्म की रिगिंग को आप कानून के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं जिस हद तक, तो वो उस किस्म की रिगिंग को रोकने के लिए जो इलेक्टरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिस तरह आपने जिक्र किया, वो जरूर करें। अब आपके दूसरे सवाल पे के जवाब में मैं ये कहूंगा
कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जब भी इल्जामात लगते हैं, जब भी इलेक्शन होता है, उस इल्जामात लगते हैं, में भी जाते हैं, वो सारे यही बात करते हैं कि आप लोग तो अपना इलेक्शन भी एक तरह से कंट्रोवर्सी के बगैर नहीं कर सकते। कोई ना कोई आके हमें कंप्लेन कर रहा होता है कि जी में रिगिंग है, खुद क्यों नहीं आप ये सॉल्व करते। बिल्कुल। तो ये सारे देखते हुए मेरी नजर में एक जो रिगिंग का इशू रहता था कि वो बैलेट बॉक्स में तब्दीलियां होती थी, ठीक है, उसके लिए बेहतरीन तो वो आपको लगता है वो ईवीएम से दूर हो जाएंगी अगर कुछ भी बेहतरी की तरफ ये मामला जाता है तो जाना चाहिए। राइट, टाइम थोड़ा है, मैं चाह रही हूँ इसी मामले पे जरा कायरा साहब का भी कमेंट आ जाए लास्ट में। कायरा साहब, आपको लगता है कि मुमकिन हो पाएगा ये ईवीएम के साथ सारा सेटअप? बड़ी अच्छी बात है। वन लाइनर अली जफर साहब, टाइम खत्म हो रहा है, फिर मैं कायरा साहब की जानिब जाऊं। जी राइट, ऑल राइट, जी जी, गुजारिश है। मैं खाली ये कह रहा था कि हुकूमत जो पैसा है वो जरूर हुकूमत लगाएगी इसके ऊपर, जितना भी पैसा चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये जिम्मेदारी है। जो पैसा है वो लगाएगी। कायरा साहब फरमाइए। हुकूमत के पास लोगों को देने के लिए तो पैसे नहीं है, लोगों को सब्सिडी देने के लिए तो पैसे नहीं है, चीजें सस्ती करने के लिए तो पैसे नहीं है। आप टैक्स लगा के अपने पहले डेट पूरे कर रहे हैं और इसके लिए कहां से लाएंगे, ये एक और बात, ये बहस और है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स की बात और है। दूसरा सवाल ये है कि आईन पाकिस्तान के तमाम इदारों को उनके इख्तियारात तफवीज करता है, उनके लिमिट्स देता है। इलेक्शन कमीशन जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना है, ये एक ऐसा इदारा जो आइन के तहत बना है, वो ऑटोनोमस बाय कॉन्स्टिट्यूशन है और उसको ये इख्तियार भी आइन ने तफवीज किया है कि आपने फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के इक़दाम करने हैं। ये हुकूमत के इख्तियारात में नहीं है। हुकूमत वक्त ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबल जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और उसी का इख्तियार है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब आपका, सेनेटर अली जफर साहब आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।